नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम पढ़ेंगे मापन एवं मूल्यांकन। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूपी टेट की बात करें या सी टेट की बात करें या सुपर टेट की बात करें, तो ये तीनों एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन इन एग्जामों में बनते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस टॉपिक को जरूर देखिएगा और इस पीडीएफ इसकी प्राप्त कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम पर जाकर लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और वहाँ पर बहुत से मैंने नोट्स अपलोड किया हूँ, वो भी आप ले सकते हैं शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। और इसकी पीडीएफ प्राप्त कर खुद का आज से एक टॉपिक वाइज नोट्स बनाइएगा। मैं एक एक करके जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे तीनों एग्जाम के लिए उसकी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे पीडीएफ के माध्यम से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। और एक चीज़, जो थ्योरी जो बुक वाली वीडियो चल रही थी मनोविज्ञान की, वो अब वीडियो बंद हो जाएगी क्योंकि उस पर आप लोगों का कमेंट अच्छा नहीं आ रहा था। कई लोग बोले कि ये तरीका अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने तरीका बदल दिया हूँ और आज से हमारा तरीका स्टार्ट हो गया है। एक एक टॉपिक को स्टार्ट किया जाएगा मनोविज्ञान के, चाहे किसी भी टॉपिक के रिलेटेड हो, जो महत्वपूर्ण हो और एक अच्छे पीडीएफ फॉर्म में हो, वैसे माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे ये टॉपिक क्लियर होगा, इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे उसकी मैं प्रैक्टिस सेट आपको करा लूँगा, ताकि जो टॉपिक मैं उठाऊँ उस टॉपिक को आप एकदम पूरी तरह से आपका ज्ञान हो जाएगा। तो अगर आप नए हो तो चैनल से जुड़ जाइएगा। चैनल से जुड़ने के बाद टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर आपको फ्री में शिक्षक भर्ती से संबंधित नोट्स जो है कंप्यूटर टॉपिक द्वारा बनाए गए होते हैं वो अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए दोस्त, आज चलते हैं सीधे। और आज का हमारा टॉपिक है मापन एवं मूल्यांकन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड इतने भर भर के क्वेश्चन बनते हैं कि मैं उसकी कल्पना भी आप लोगों के लिए नहीं कर सकता हूँ। तो बहुत ज़रूरी है, इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो की नोट्स आप एकदम टॉपिक वाइज बनाइएगा। मेरी यही सलाह आप लोगों के लिए है। तो चलिए दोस्त, आज का हमारा टॉपिक मूल्यांकन। मूल्यांकन की बात करें तो एक होता है मापन और एक होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या करता है कि किसी भी क्षेत्र का, चाहे आप किसी भी मनुष्य का लें या किसी भी जानवर का लें या किसी भी व्यक्ति का लें, उसके संपूर्ण क्षेत्र का जब वो मूल्यांकन करता है, संपूर्ण क्षेत्र की जो गतिविधियां होती है वो शामिल होती हैं, वही चीज मूल्यांकन होता है। लेकिन मापन एक सीमित क्षेत्र में चला जाता है। यही इसका डिफरेंट माइंडली अंतर है। बाकी हम डिटेल में धीरे धीरे एक एक चीज को समझते हैं। तो पॉइंट है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जांच स्तर को आधार बनाकर किसी वस्तु का मूल्यांकन या कीमत निर्धारण करने या आंकने की बात की जाती है। जैसे बच्चा अच्छा है, तो अच्छा का मतलब क्या हुआ, उसका मूल्यांकन हुआ कि वो अच्छा है। अब वो किस क्षेत्र में है वो अब उदाहरण में नहीं दिया गया है, लेकिन आप किसी भी क्षेत्र से उसको जोड़ सकते हैं। यह उसका मूल्यांकन हो जाता है, वो अच्छा है। बाकी चीज़ें मूल्यांकन का अर्थ को समझते हैं कि मूल्यांकन का अर्थ क्या कह रहा है। जैसे देखिए, मूल्यांकन के अंतर्गत किसी गुण, योग्यता, विशेषता का मूल्य निर्धारण किया जाता है। अर्थात मूल्यांकन द्वारा परिमाणात्मक, इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार की सूचनाएं प्राप्त की जाती है। परिमाणात्मक का मतलब संख्यानात्मक, जिसे संख्या से रिलेटेड हो जाएगा, लेकिन गुणात्मक का मतलब उसके गुण के रिलेटेड हो जाएगा। इस बात को यहाँ पर कहा गया है। ठीक, गुणात्मक दोनों ही प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती है जिसके आधार पर बालकों की योग्यता एवं उपलब्धियों का आकलन किया जाता है। मूल्यांकन के शाब्दिक अर्थ को इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है कि मूल्यांकन में मापन और मूल्य निर्धारण दोनों शब्द निहित होते हैं। तो कितना व्यापक शब्द है मूल्यांकन, जिसमें मापन और मूल्यांकन दोनों शब्द निर्धारण होते हैं। मापन में क्या होता है कि संख्यात्मक रूप या परिमाणात्मक रूप, जैसे हम कहें कि हमारी लंबाई 5 फुट की है तो वो 5 फुट हमारा मात्रात्मक हो जाता है, लेकिन हमारे अंदर कैसा कैसा गुण है, जैसे कैसा व्यवहार है, वो हमारा गुणात्मक के अंतर्गत आ जाता है और वो ही हमारा मूल्य निर्धारण करने का कार्य करता है। तो मापन में दो शब्द निहित हैं, मापन और एक होता है मूल्य निर्धारण। तो ध्यान रखिएगा दोनों पॉइंट को।
मूल्यांकन की परिभाषाएं कुछ समझते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये कोठारी आयोग और गुड्स के अनुसार ये दोनों इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, ध्यान से याद रखिएगा इस चीज को। मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है तथा इसका शैक्षिक उद्देश्य से घनिष्ठ संबंध होता है, यानी कि शिक्षा का जो उद्देश्य होता है उससे इसका घनिष्ठ संबंध होता है, ये कोठारी आयोग ने कहा है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसने कहा कि मूल्यांकन अनवरत यानी जीवन प्रक्रिया चलने वाली प्रक्रिया है और इसका जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग होता है मूल्यांकन, और यह इसका शैक्षिक उद्देश्य से इसका घनिष्ठ संबंध होता है कि किस उद्देश्य से आप पढ़ा रहे हैं उसका इससे काफी घनिष्ठ संबंध होता है मूल्यांकन का। गुड्स के अनुसार मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। तो ये गुड्स की परिभाषा है, दोनों परिभाषाओं को आपको ध्यान रखना है, अपने नोट्स में जरूर इसको लिख लीजिएगा। और ये अगला पॉइंट और मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी विशेषताओं को ध्यान रखिएगा। विशेषताएं से प्रश्न बहुत बने होते हैं, सीटेट की बात करें चाहे सुपर टेट की बात करें चाहे टेट की बात करें, काफी विशेषताओं से प्रश्न बने हुए हैं। मैंने प्रैक्टिस सेट हल कर ऐसे प्रश्न मैंने कई देखे हुए हैं, जो कि हम प्रैक्टिस सेट जब इसकी कराएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड तो उसमें आपको कवर किया जाएगा। जैसे विशेषताओं में पहला कि मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मूल्यांकन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, मूल्यांकन स्तर शिक्षण एवं अधिगम का अभिन्न अंग होता है। मूल्यांकन समस्त शिक्षण यानी जो पढ़ाया जाता है उसका और जो सीखने वाला होता है, अधिगम करने वाला होता है, उससे इसका संबंधित मतलब ये उसके संबंधित अभिन्न अंग माना जाता है मूल्यांकन वर्णनात्मक का मतलब होता है कि उसके बारे में के बारे में बताया जाता है, और संख्यात्मक दोनों प्रकार का होता है। तो ध्यान रखिएगा, संख्यात्मक में अंक प्रदान किया जाता है, लेकिन मापन की बात किया जाएगा तो वो सिर्फ संख्यात्मक होता है, मापन किया या स्तर ही उसमें जब सिर्फ इंक्लूड किया जाता है, बस इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, चौथा है कि मूल्यांकन केवल विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों का ही मापन नहीं करता अपितु उसकी शैक्षिक उपलब्धियों में भी सुधार करता है। तो सिर्फ उसकी शैक्षिक उपलब्धियों का मापन ही नहीं करता, उसमें सुधार भी करने का कार्य जो है मूल्यांकन करता है। तो इसका कितना व्यापक क्षेत्र है आप समझ गए होंगे। पांचवा पॉइंट, मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है। अत्यंत व्यापक का मतलब होता है कि जिसमें संपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित होता है। अगर आप किसी व्यक्ति का या किसी बालक का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसके शारीरिक, नैतिक और जो मनोवैज्ञानिक विकास होते हैं उसके संपूर्ण चीजों के अकॉर्डिंग आप प्रश्न बनाकर उसका अध्ययन कर रहे हैं, वही उसका व्यापक क्षेत्र कहलाता है। आगे चलकर हम इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें विद्यार्थी के सभी पक्ष आते हैं, चाहे नैतिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेदनात्मक, ये सभी पक्ष इसमें आ जाते हैं व्यापक वाले शब्दों में। तो ध्यान रखिएगा, ये विशेषताएं थी जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट थी, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और मापन और मूल्यांकन का अंतर समझते हैं, काफी इंपोर्टेंट है। पहला है कि मापन का क्षेत्र सीमित होता है। सही बात है भाई कि मापन का क्षेत्र सीमित होता है, आप किसी एक क्षेत्र का ही मापन कर सकते हैं। और मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। मूल्यांकन का क्षेत्र कई चीजें उसमें सम्मिलित होती है, इसीलिए उसका क्षेत्र व्यापक होता है। मैंने अभी बताया पीछे कि चाहे शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक जो भी क्षेत्र उसका ले लीजिए, सबका मूल्यांकन किया जाता है मूल्यांकन में एक साथ। इसमें छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, मापन जो है मूल्यांकन का अभिन्न हिस्सा भी होता है। ये भी पॉइंट इंक्लूड कर लीजिएगा कि मापन जो है मूल्यांकन का एक अभिन्न हिस्सा होता है, लेकिन मूल्यांकन मापन का अभिन्न हिस्सा नहीं होता है, क्योंकि मापन का क्षेत्र जो है संकुचित होता है, सीमित होता है किसी एक क्षेत्र। मान लीजिए कि उसके लंबाई के बारे में आप अगर जांच कर रहे हैं तो वो उसका मापन हो जाता है, चाहे उसके वजन के बारे में आप माप कर रहे हैं तो उसका मापन हो जाता है, उसकी चौड़ाई के बारे में माप कर रहे हैं तो उसका मापन हो जाता है। लेकिन उसके सभी क्षेत्र, चाहे वो गुण हो, नैतिक हो, उसके व्यवहार हो, उस चीज़ों का मापन किया जाता है तो वो मूल्यांकन हो जाता है।
मापन की सहायता से मूल्यांकन का निर्धारण होता है। तो मैंने बताया ना कि मापन और मूल्य निर्धारण इन दो चीजों में इंक्लूड होता है मूल्यांकन, मैंने पहले ही आपको बताया था। अगला पॉइंट है मापन के द्वारा व्यक्तित्व के किसी एक पक्ष पर बल दिया जाता है। इस प्रकार मापन मूल्यांकन का एक अभिन्न भाग होता है। एक पक्ष पर फोकस किया जाता है मापन में, लेकिन मूल्यांकन के व्यक्तित्व के संपूर्ण परीक्षण ली जाती है और इस मूल्यांकन में परीक्षाओं का समावेशन होता है। मतलब इसमें संपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित हो जाते हैं, ऐसे कह सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप ले सकते हैं। मापन में किसी भी वस्तु या तथ्य का संख्यात्मक चित्र होता है, मतलब संख्याएं प्रदान की जाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का परीक्षण करते हैं, मापन करते हैं, तो वो किस चीज में कितने अंक पाने लायक है वो चीज अंकों के माध्यम से दर्शाया जाता है मापन में। लेकिन मूल्यांकन में मापन के साथ साथ परिमाणात्मक चित्र को भी सम्मिलित किया जाता है। उसके बाहरी जो अलग से भी गुण होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। मापन किसी छात्र के संबंध में धारणा व्यक्त नहीं करता, मतलब कह रहा है कि मापन किसी छात्र के संबंध में धारणा व्यक्त नहीं करता, लेकिन मूल्यांकन के आधार पर किसी भी छात्र के विषय में स्पष्ट धारणा व्यक्त होती है, या आप कह सकते हैं कि भविष्यवाणी भी आप स्पष्ट करते हैं मूल्यांकन में। मान लीजिए कि अगर एक बालक का आप मूल्यांकन किए तो उसके बारे में एक स्पष्ट धारणा व्यक्त कर देंगे कि वो आगे चलकर क्या बनेगा, लेकिन मापन में ऐसा नहीं कर सकते हैं। स्पष्ट धारणा व्यक्त नहीं कर सकते हैं मापन में, ध्यान रखिएगा। पांचवा पॉइंट है मापन के लिए अधिक श्रम और समय की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं पड़ती, लेकिन मूल्यांकन के लिए अधिक श्रम और समय की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसमें सभी क्षेत्र तो सम्मिलित होते हैं और सभी क्षेत्र को सम्मिलित कर अध्ययन करना काफी कठिन चीजें होता है। छठवां पॉइंट है कि मापन के एक निश्चित ज्ञान, निश्चित स्थिति का ज्ञान होता है। यह संपूर्ण वातावरण से पृथक रहता है। कहने का मतलब है कि मापन में एक स्थिति का ज्ञान होता है, एक स्थिति का ज्ञान होता है, यह संपूर्ण वातावरण से पृथक होता है। जो एक स्थिति का ज्ञान होता है उसके बाद वो जो ज्ञान आप करते हैं वो संपूर्ण वातावरण से अलग होता है, उसका जो ज्ञान किया जाता है। लेकिन मूल्यांकन में संपूर्ण वातावरण के संदर्भ में उसकी स्थिति का ज्ञान होता है, यानी कि जो वातावरण का क्षेत्र की बात हो रही है तो यहाँ पर संपूर्ण वातावरण के क्षेत्र में उसका मूल्यांकन किया जाता है कि उसका उस क्षेत्र में उसके किस किस क्षेत्र में उसका अध्ययन की रुचियां हैं, किस किस क्षेत्र में उसकी आवश्यकताएं हैं, क्षमताएं हैं, इस चीज का स्तर मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन मापन में किसी एक क्षेत्र, पर्यावरण के किसी एक क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, या वातावरण से आप कह सकते हैं। मापन के अंक प्रदान किए जाते हैं, लेकिन अंक प्रदान करने के पश्चात अंकों का मूल्य निर्धारण किया जाता है, वही मूल्यांकन कहा जाता है। और उत्तर पुस्तिका की जांच करके उसमें अंक प्रदान करना ही मापन है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मापना मापन है। मतलब कि मान लीजिए कि 100 में उसका परीक्षण है तो मान लीजिए उसको 50 अंक मिला तो वो उसका क्या हो जाता है, मापन। लेकिन इसी 50 अंक के आधार पर, 50 अंक के आधार पर उसको कैटेगरी वाइज बांट देते हैं, जैसे कि एवरेज, गुड, एवरेज, ऐसे कैटेगरी में जब आप बांट देते हैं तो वो उसका मूल्य निर्धारण हो जाता है, मूल्यांकन हो जाता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं और अगला पॉइंट है कि मापन के आधार पर भविष्यवाणी सार्थक के साथ की जा सकती है। देखिए यहाँ पर नहीं होना चाहिए, नहीं की जा सकती है। सार्थक भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं आप मापन के आधार पर, लेकिन मूल्यांकन के सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। इसमें सभी पक्षों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो इसके मूल्यांकन के आधार पर आप उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन मापन के आधार पर सही भविष्यवाणी आप नहीं कर सकते। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो मापन के आधार पर सही भविष्यवाणी नहीं कर सकते, मूल्यांकन के आधार पर उसकी सही भविष्यवाणी किया जा सकता है, क्योंकि उसके सभी क्षेत्रों का तो मूल्यांकन किया जाता है ना, उसमें सभी क्षेत्र सम्मिलित होते हैं मूल्यांकन में। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। मापन में व्यक्ति की योग्यताएं, व्यवहार का अंशों में अध्ययन किया जाता है, एक एक अंश का अध्ययन किया जाता है, लेकिन मूल्यांकन में व्यक्ति के योग्यताओं एवं व्यवहार का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। तो ये है जो मापन और मूल्यांकन के महत्वपूर्ण अंतर, जो काफी महत्वपूर्ण थे।
अब चलते हैं, अगला हमारा पॉइंट है सतत मूल्यांकन की अवधारणा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको समझते हैं। सतत मूल्यांकन, मूल्यांकन का ये एक अंग होता है। सतत मूल्यांकन, मूल्यांकन की एक ऐसी व्यवस्था है जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलती है, जिसमें शिक्षार्थियों के अनुभवों व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन होता रहता है। लगातार मूल्यांकन होता रहता है। जब भी आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो उसके बीच बीच में मूल्यांकन करते रहते हैं, जांचते रहते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा, किस क्षेत्र में कमियां हैं उनके, वही तो सतत मूल्यांकन कहलाता है। इसमें निरंतर मूल्यांकन की योजना भी कहते हैं। तो निरंतर मूल्यांकन का मतलब कि बार बार आप जब किसी चीज का मूल्यांकन करते हैं किसी क्षेत्र में, मान लीजिए कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें बार बार अध्ययन करें कि बच्चों ने कितना सीखा, कितनी अभी कमी रह गई है सीखने के लिए, तो वो चीजें निरंतर मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाती है। सतत मूल्यांकन, निरंतर मूल्यांकन एक ही होता है। आगे चलते हैं, और सतत मूल्यांकन की विधियां हैं, जैसे सत्र परीक्षा। सत्र परीक्षा का मतलब कि वार्षिक परीक्षा भी आप इसको कह सकते हैं, और वर्ष में जो परीक्षाएं ली जाती है उसको सत्र परीक्षा कहा जाता है। एक वर्ष में जो ली जाती है परीक्षाएं, तो उसको क्या कहते हैं, सत्र परीक्षा। तो ध्यान रखिएगा, पहला। दूसरा है इकाई परीक्षा। इकाई परीक्षा का मतलब होता है किसी एक टॉपिक से रिलेटेड। मान लीजिए कि आपने हिंदी का पहला लेसन पढ़ा है, तो उसको पढ़ाने के बाद जब आप उसका परीक्षण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो वो इकाई परीक्षण के अंतर्गत आ जाता है। मासिक परीक्षण मतलब महीने के अंतर्गत किया जाता है परीक्षण, उसको मासिक परीक्षण कहा जाता है कि एक महीने में जितने टॉपिक आपने पढ़ा दिए उस टॉपिक का परीक्षण करना, वो मासिक परीक्षण कहलाता है। सेमेस्टर पद्धति, जैसे आप बीटीसी बीएड किए होंगे तो इसमें सेमेस्टर पद्धति लागू ही रहती है। आप लोगों को पता ही होगा कि छमाही सेमेस्टर पद्धति, कहीं तिमाही होता है किसी क्षेत्र में, तो ये सेमेस्टर पद्धति में 6 महीने पर जब आप परीक्षण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो वो सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत आ जाता है। तो ये सतत मूल्यांकन की विधियां हैं, ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछता है कि इसमें से कौन सा सतत मूल्यांकन की विधियां नहीं है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं व्यापक मूल्यांकन। अभी हमने पढ़ रहे थे सतत मूल्यांकन, जो लगातार मूल्यांकन किया जाता है बच्चों का, लेकिन अब व्यापक मूल्यांकन आ जाता है, और ये व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे समझिएगा, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जो मानव जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करती है। बालक की अधिगम को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाले स्थूल या सूक्ष्म, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष, ज्ञात या अज्ञात अनेक पक्ष हैं, जिनका मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। व्यापक मूल्यांकन का मतलब ये हुआ कि जिसमें सभी क्षेत्र सम्मिलित होते हैं एक क्षेत्र में। अब देखिए, एक शैक्षिक पक्ष होता है, एक सह शैक्षिक पक्ष होता है, लेकिन जब दोनों का चीजों का मूल्यांकन, शैक्षिक पक्ष यानी जो पाठ्यक्रम से रिलेटेड होता है, सह शैक्षिक पक्ष जो पाठ्यक्रम से अलग होता है, जैसे खेल कूद वाली एक्टिविटी, जो सामाजिक कार्यकर्ताओं वाली एक्टिविटी जो अलग से कराई जाती है, उसको सह शैक्षिक पक्ष कहते हैं। तो जब इन दोनों क्षेत्रों को सम्मिलित कर अब एक बालक का अध्ययन करते हैं या मूल्यांकन करते हैं, तो वो व्यापक मूल्यांकन कहलाता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी क्षेत्र सम्मिलित हो जाते हैं, वो व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। बस इतना चीज इससे समझिएगा। बाकी चीजें देखिए, व्यापक मूल्यांकन के विभिन्न पक्ष होते हैं, जैसे बालकों के संपूर्ण पक्षों का मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। संपूर्ण पक्ष की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। व्यापक, व्यापक का मतलब बड़ा चीज। अब बड़ा चीज में क्या आएगा, तो सभी क्षेत्र आ जाएंगे, ऐसे आप जोड़कर समझ सकते हैं। व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। कौन कौन से हैं, चलिए नीचे देखते हैं। जैसे देखिए, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और कौशलात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष का मतलब मस्तिष्क से संबंधित हो जाता है, संज्ञान से संबंधित होता है, जिससे आप सोचते हैं, समझते हैं, समस्याओं को एक नए तरीके से हल करते हैं, वो आपका क्या हो जाता है, तो संज्ञानात्मक पक्ष हो जाता है। जैसे देखिएगा, बालक में निहित ज्ञान पुनः स्मरण तथा अभिज्ञान की अवधारणा को मजबूत करना संज्ञानात्मक मूल्यांकन है, जिसमें रुचि एवं चिंतन सम्मिलित किए जाते हैं। तो संज्ञानात्मक पक्ष आपको समझ में आ गया ना, कि मस्तिष्क से संबंधित होता है, समस्याओं को सोच समझकर हल किया जाता है, तर्क वितर्क हल करके हल किया जाता है, तो संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आ जाता है।
भावनात्मक पक्ष की बात करें, भावनात्मक पक्ष स्पेशली हार्ट से संबंधित होता है, दिल से, यानी कि आपका जो व्यवहार है, क्रूरता है, नैतिकता है, भाव है, किसी के प्रति प्रेम है, लगाव है, वो कैसा आप प्रदर्शित करते हैं, वो सभी भावनात्मक पक्ष के अंतर्गत आ जाता है। जैसे बालक में निहित भाव पक्ष दया, करुणा, पूर्णवास की इच्छा, सत्य निष्ठा, श्रद्धा भाव आदि का मूल्यांकन किया जाता है, ये हमारे भावनात्मक पक्ष में आ जाता है। तो कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैं ट्रिक के साथ भी आपको बता रहा हूं कि मस्तिष्क से संबंधित संज्ञानात्मक पक्ष, हार्ट दिल से संबंधित जो होता है वो भावनात्मक पक्ष, और कौशल पक्ष जो होता है वो आपके क्रियात्मक पक्ष से संबंधित हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को देखे होंगे कि वो साइकिल चलाते चलाते वो हैंडल छोड़कर भी चलाने लगता है, तो वो उसका एक कौशलात्मक पक्ष हो जाता है, उसमें वो निपुण हो जाता है और वो हाथ छोड़कर भी अपने बैलेंस को बनाकर साइकिल को चला सकता है, तो वो कौशल से रिलेटेड हो जाएगा। जैसे देखिए, बालक में निहित कार्य कुशलता, कार्य करने की क्षमता, क्षमता के प्रति निष्ठा और रचनात्मक क्रियात्मक प्रवृत्ति का मूल्यांकन ही उसका क्या कहलाता है, तो कौशलात्मक पक्ष कहलाता है। तो कौशलात्मक पक्ष भी आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। आगे चलते हैं और अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। ये जितने भी इसमें पॉइंट इंक्लूड है ना, सभी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जैसे व्यापक मूल्यांकन की विधियां, अब सतत मूल्यांकन की मैंने विधियां बताया था आपको, अब व्यापक मूल्यांकन की विधियों को समझते हैं। जैसे निरीक्षण विधि को ऑब्जर्वेशन मेथड भी कहते हैं, अवलोकन विधि भी कहते हैं। किसी भी चीज का, किसी भी बालक की दैनिक एक्टिविटियों को देखकर, समझकर उसको देखना, उसके बारे में समझना, वही निरीक्षण विधि के अंतर्गत आ जाता है। मतलब ख्याल किया जाता है कि क्या क्या बालक कर रहा है, वो निरीक्षण विधि के अंतर्गत आ जाता है। प्रश्नावली विधि, बच्चों से प्रश्न पूछना, उस टॉपिक से रिलेटेड, जिस टॉपिक से आप उसका मूल्यांकन करना चाहते हैं, वो प्रश्नावली विधि के अंतर्गत आ जाता है। और प्रश्नावली विधि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट विधि भी होती है, तो ध्यान रखिएगा। साक्षात्कार विधि, जिसको इंटरव्यू मेथड कहते हैं, बालक से इसमें भी प्रश्न पूछा जाता है और बालक को धीरे धीरे कई क्षेत्रों में इसमें प्रश्न पूछकर उसके बातचीत व्यवहार से उसका जो है मूल्यांकन निर्धारित किया जाता है। जैसे साक्षात्कार विधि, अभी IAS IPS का जो इंटरव्यू होता है वो साक्षात्कार विधि के अंतर्गत आता है, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। श्रुति शर्मा फर्स्ट स्थान पाई, आप लोगों को पता ही होगा। अगला पॉइंट है कि जांच सूची। जांच सूची काफी महत्वपूर्ण है। किसी भी बालक के गुण का मूल्यांकन जो है इस जांच सूची में किया जाता है। एक सूचीबद्ध तरीके से व्यवहार रखा जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि उसका स्पोर्ट में कैसा स्थान है, सही है या नहीं है, यानी कि यहाँ पर सही का और यहाँ पर NA का निशान लगेगा रहेगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि आप इस क्षेत्र में सही हैं कि नहीं है। जैसे स्पोर्ट के बारे में पूछा तो अगर नहीं होगा तो नहीं पर टिक लगेगा और सही होगा तो सही पर टिक लगेगा। फिर उसके बाद सामाजिक व्यवहार आपके बारे में बताया जाएगा जांच सूची में। फिर खेल संबंधी अलग जो एक्टिविटियां होती हैं उससे संबंधित, नैतिकता से संबंधित, भाव से संबंधित, दया, क्रूरता, भावना से संबंधित इसमें व्यक्त किया जाता है जांच सूची में। और विवरण, एक बालक की पूरी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, विवरण में बताया जाता है। अगला पॉइंट है मूल्यांकन। मूल्यांकन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक परिमाणात्मक मूल्यांकन होता है और एक होता है गुणात्मक मूल्यांकन। परिमाणात्मक मूल्यांकन को संख्यात्मक मूल्यांकन कहा जाता है और स्पेशली इसको कह सकते हैं आप मापन भी कह सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसको मापन भी आप कह सकते हैं। परिमाणात्मक मूल्यांकन में किस तरह के प्रश्न बनते हैं? तो लिखित, मौखिक और प्रायोगिक। प्रयोग करके अनुभवों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसको प्रायोगिक कहा जाता है। और मौखिक लिखित तो आप समझ ही रहे हैं कि कैसे परीक्षण होते हैं, प्रश्न पत्र होते हैं, वो परिमाणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट है, प्रकार है दूसरा, गुणात्मक मूल्यांकन। गुणात्मक मूल्यांकन में हमने साक्षात्कार इंटरव्यू के बारे में बताया था कि बालकों से किसी चीज़ों की बात किया जाता है, उसके बाद से ही उसके व्यवहार की, गतिविधियों की, नैतिकता की संवेगों का ज्ञान हो जाता है, तो वो साक्षात्कार के अंतर्गत आ जाता है, इंटरव्यू मेथड के अंतर्गत आ जाता है। अवलोकन, ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं या निरीक्षण भी कह सकते हैं। किसी भी बालक की दैनिक एक्टिविटियों का निरीक्षण कर कर उसके बारे में मूल्यांकन जो किया जाता है वो जो है अवलोकन या
मूल्यांकन कह सकते हैं या निरीक्षणात्मक मूल्यांकन कह सकते हैं। तो ये मूल्यांकन के दो प्रकार हो गए, परिमाणात्मक और गुणात्मक, तो ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है उत्तम परीक्षण। उत्तम परीक्षण के 6 प्रकार होते हैं जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक एक परीक्षण की मैं व्याख्या कर रहा हूँ, कई बार यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट में बात करें तो पहला है कि व्यापकता। व्यापकता का मतलब मैंने कई बार पीछे से बात करते हुए आ रहा हूँ कि जिसमें शिक्षण के सभी क्षेत्र सम्मिलित हों, चाहे शैक्षिक क्षेत्र की बात करें, शैक्षिक क्षेत्र का मतलब जो पाठ्यक्रम से रिलेटेड होता है, और सह शैक्षिक क्षेत्र की बात करें जो अलग गतिविधियां कराई जाती हैं, खेल कूद व्यायाम जो गीत संगीत वाला जो अलग से गतिविधियां कराई जाती है उसको सह शैक्षिक पक्ष कहते हैं। तो जिसमें दोनों चीज़ों का गुण सम्मिलित हो वो उसकी व्यापकता होता है। अगर आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो वो सभी क्षेत्रों को उसमें इंक्लूड कर प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, तो वो उसकी प्रश्न की व्यापकता हो जाएगी। एकदम साधारण शब्दों में समझ आ गया होगा कि व्यापकता क्या होती है। वस्तुनिष्ठता को समझिएगा। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है कि जब किसी बालक कोई प्रश्न हल करता है तो उसमें वो कंफ्यूज नहीं होता है कि इसके उत्तर कई हो सकते हैं, उसके सिर्फ एक ही उत्तर होते हैं, वो वस्तुनिष्ठता कहलाती है उसकी। यानी जांच करने के बाद बालक का एक ही जवाब आता है, वो उसका वस्तुनिष्ठता। जैसे आप कह सकते हैं कि इसमें अध्यापक के जो अध्यापक अध्यापिका होते हैं उसके आत्मनिष्ठता सम्मिलित नहीं होती है, अपने गुण उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, उसको भी आप कह सकते हैं वस्तुनिष्ठता। सभी बालकों का उत्तर एक ही होता है, वो उसकी वस्तुनिष्ठता कहलाती है, तो ध्यान रखिएगा। वैधता का मतलब होता है कि जब भी आप किसी परीक्षण को बनाते हैं और जिस उद्देश्य से उस परीक्षण को बनाते हैं, मतलब मान लीजिए कि आप किसी भी बालक के परीक्षण कर रहे हैं और आप किसी भी क्षेत्र का उसका जांच कर रहे हैं, तो जिस क्षेत्र से रिलेटेड आप परीक्षण बनाते हैं, अगर परीक्षण उसी क्षेत्र की पूर्ति करता है, उसी का ज्ञान आपको देता है, तो वो उस प्रश्न की क्या कहलाता है, वैधता कहलाता है। तो तीनों समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से। वैधता का मतलब कि जिस उद्देश्य से आप परीक्षण बनाए हैं, परीक्षण अगर उसी उद्देश्य की पूर्ति करता है तो वो उसकी वैधता कहलाता है। और चौथा है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब होता है कि जांच करने के बाद सभी का रिजल्ट एक जैसा आए, सभी का रिजल्ट एक जैसा है, यानी कि एक निरंतरता के रूप को प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, व्यापकता कहलाता है। जांच कुछ भी करे, जब व्यवहार की निरंतरता का रूप एक ही प्रदर्शित होने लगता है तो वो उस परीक्षण की व्यापकता कहलाता है। मान लीजिए किसी बालक की परीक्षण ले रहे हैं और समान अंक आ रहे हैं, 50 अंक उस परीक्षण में बार बार आ रहे हैं, तो वो उस परीक्षण की विश्वसनीयता कहलाता है। आगे चलते हैं मित व्ययिता। अगर आप किसी भी परीक्षण को बना रहे हैं तो उसमें कम खर्च करने वाले सिस्टम होने चाहिए, आसपास की वस्तुएं होनी चाहिए, वो उसकी मित व्ययिता हो जाती है। कम खर्च में जो है, आप इसको व्यवहारिकता भी कह सकते हैं कि जब परीक्षण आप बना रहे हैं, छपवा रहे हैं, तो जो खर्च लग रहे हैं उसको कम पैसे में उपयोग करके बनाना, वो उसकी व्यापकता या मित व्ययिता, व्यापकता नहीं मित व्ययिता या व्यवहारिकता कह सकते हैं। और सर्वमान्य का मतलब कि परीक्षण ऐसे बनाना चाहिए कि वो हर जगह मान्य हो। ठीक, तो ये थे उत्तम परीक्षण के 6 महत्वपूर्ण पॉइंट, मैंने आपको पूरी डिटेल में इसको समझा दिया हूँ। अगला पॉइंट है प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया। ये कई बार सीटेट में पूछा गया प्रश्न है, इसमें से 3 ऑप्शन में होगा, एक नहीं होगा। तो परीक्षण निर्माण की प्रक्रिया में क्या क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे कि पहले तो योजना बनाई जाती है कि परीक्षण की योजना बनाई जाती है, कब परीक्षण लेना है, कैसे परीक्षण लेना है, वो बनाई जाती है। उसके बाद परीक्षण का प्रारूप तैयार किया जाता है कि पहले कैसे प्रश्न डालने हैं उस प्रारूप में, फिर कैसे प्रश्न डालने हैं, मतलब एक लेवल की तरह हार्ड की प्रक्रिया रखी जाती है, यानी सरल प्रश्न, फिर धीरे धीरे उससे कठिन प्रश्न ऐसे रखा जाता है, तो उसको एक प्रारूप तैयार करना कह सकते हैं। और जब आप बना लेते हैं तो उस परीक्षण की प्रारूप की जांच की जाती है, और जांच करने के बाद उस प्रारूप का मूल्यांकन किया जाता है कि जिस पर आप वो परीक्षण बनाए हैं उसकी पूर्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है, और परीक्षण के अंतिम रूप में उसकी रचना कर दी जाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 4-5 प्रक्रियाएं हैं परीक्षण निर्माण की, ध्यान रखिएगा, अपने नोट्स में इसको जरूर लिखिएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट है
अच्छा प्रश्न पत्र बनाने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी होती है। जैसे इसमें तो सीटेट में मैंने कई बार प्रश्न ये देखा हूँ कि पहला है कि नमूना तैयार किया जाता है, उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, रंग उंग जो भरने वाला प्रक्रिया होती है वो ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, प्रश्न बनाना होता है और प्रश्न पत्र का संपादन किया जाता है। उसके बाद प्रश्न पत्र पर अंक तालिका एवं अंक प्रणाली तैयार की जाती है और प्रश्नों के क्रम से प्रश्न का विश्लेषण किया जाता है। ये है अच्छे प्रश्न बनाने की प्रमुख विधियां। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से कई बार ये ब्लूप्रिंट वाला पॉइंट पूछा गया है, ऑप्शन में दिया रहता है और सही रहता है, तो ध्यान रखिएगा। पूछेगा कि अच्छे प्रश्न पत्र बनाने की विधि कौन सी है, तो इसमें से एक यही ऑप्शन मैंने सीटेड में दिया था, तो दिया गया था कि ब्लूप्रिंट की तैयारी या बनाने की प्रक्रिया ही सबसे प्रमुख विधि उसमें की है। मतलब ऑप्शन में एक ही ये दिया गया था, कई बार ये पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी चीजें अब आगे देखते हैं और यहाँ से हमारा जो है मापन और मूल्यांकन की जो विधियां थी वो पूरी समाप्त हो गई हैं। तो चलिए दोस्त, इसकी पीडीएफ भी आप ले सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि किताब भी हमें अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।